बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फिजिक्स क्लास। तो बेसिकली अपना चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है और चैप्टर नंबर सेकंड में हमने गाउस का नियम पढ़ दिया था और आज अपने गाउस के नियम के अनुप्रयोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें पहला अनुप्रयोग है अपना गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी बेसिकली आपको क्या दिया गया है कि अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार दिया है, यानी कि रेखीय आवेशित का अर्थ है इसमें क्या है, आवेश उपस्थित है, उसके कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो जैसे ये तार है अनंत लंबाई का, इसका अर्थ ये तो ऐसे अपन ने अनंत लंबाई का दिखा दिया। अब ये देखिए आवेशित है तो इसका अर्थ इस पे क्या है, आवेश पे स्थित है। तो इसमें मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आर दूरी पर कोई बिंदु P मान लेता हूं, वहां पे क्या निकालना है, मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ये आपका टॉपिक है और कौन से एप्लीकेशन के द्वारा, गाउस के नियम से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो रेखीय आवेशित तार है तो अपन पहले तो इसके आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व को अपने लेम्डा से निरूपित करते हैं। तो इसके ऊपर आवेश घनत्व कितना है, लेम्डा। ठीक है, आवेश घनत्व यानी कि इसकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश कितना पाया जाएगा, लेम्डा पाया जाएगा। अब पहले तो अपने ये देखेंगे यहाँ पे इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का जो मान आएगा उसकी दिशा किस तरफ होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी। तो पहले तो ये निकालेंगे, तो एक पॉइंट लगा के लिख सकते हैं तीव्रता की या विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पहले तो ये निकालेंगे। इसके बाद अपन दिशा निकालने के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालेंगे, यानी कि उसका यहाँ पे कितना मान मिलेगा। अब आपको ये दे जाएगा कि आर दूरी पर कोई, तो तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, वहां पे क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब आपको पहले दिशा निकालने के लिए ये O बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु, इससे दो अल्पांश ऊपर नीचे समान दूरी पर ये दो रेखीय अल्पांश ले लिए। इसकी लंबाई कितनी, dl ले लिया, इसकी लंबाई भी कितनी, dl, और ये कितनी लंबाई पर है, मान लो l लंबाई पर स्थित हैं। दोनों O बिंदु से l लंबाई पर ही स्थित हैं। अब इस dl अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे। तो देखो पूरी लंबाई l के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, ईद है। अल्पांश के dl के कारण कितना हो जाएगा, de हो जाएगा। ठीक है, तो इस अल्पांश के कारण de का मान किस तरफ होगा। अब यहाँ पे धनावेश लिया है, तो धनावेश का अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, यानी बंद रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगे, तो तीव्रता की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर देंगे, इस साइड जाएगी। और इसके कारण यहाँ पर ये भी बाहर की ओर यानी इससे दूर, ये इस साइड होगी। तो ये यहाँ पे दोनों अल्पांश सेम लंबाई के हैं, तो इसके कारण de है, तो ये भी कितना है, de ही होगा। तो ये इसकी सदिश क्षेत्र आ गई। अब देखो इसका परिणामी दोनों अलग अलग दिशाओं में आ रहे हैं, तो इसका परिणामी किस तरफ होगा वो देखा जाए। तो पहले इसको घटकों के रूप में देख लूं मैं, तो इसका ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर घटक, ये हो जाएगा क्षैतिज घटक। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि ये जो लाइन आ रही है ये अल्फा कोण बना रही है, तो ये भी कितना बनाएगी, अल्फा, क्योंकि समान दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों कोण कितने रहेंगे, अल्फा। ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा ही होगा, और ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा कोण ही होगा। अब इसके घटक देखते हैं, तो de का क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा। अब इसके साथ कोण दिया है, तो जिसके साथ कोण होता है वो कितना हो जाएगा, de cos अल्फा, तो कितना हो गया, de cos अल्फा। इसका भी इस साइड का क्षैतिज घटक कितना रहेगा, de cos अल्फा। अब इसका इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर घटक देखें तो वो कितना आएगा, कोण नहीं दिया तो ये कितना देगा, de sin अल्फा, और ये इसका घटक इस पे कितना आएगा, de sin अल्फा। अब देखो जो ऊर्ध्वाधर घटक है de sin अल्फा, de sin अल्फा, दोनों के परिमाण समान है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये तो एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और ये दोनों एक ही दिशा में है,
दोनों का परिमाण भी समान और एक ही दिशा में, इसका अर्थ परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ आएगी, इसी तरफ आ जाएगी। और ये कौन सी दिशा है, तार के लंबवत दिशा है। तो अपन ये सारी बातें लिखेंगे कि अल्पांश माना, इसके कारण डीई का क्षैतिज घटक डीई कोस अल्फा दोनों का समान तथा परिणामी समान है और एक ही दिशा में है, और ऊर्ध्वाधर घटक परिणाम में समान तथा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या निरस्त कर देंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होगी। ये सारी बातें आपको लिखनी है और आपको पीडीएफ सेंड किए, उसमें सारी बातें लिखी हुई है, तो वहां से आप उसको पढ़ लेना, यही सारी बातें समझा रखी है वहां पे। अब अपने दिशा आ गई किस तरफ आई, तार के लंबवत, एक की दिशा किस तरफ आई, तार के लंबवत। ठीक है, अब अपने क्या निकालेंगे, दिशा आ गई तो परिमाण निकालेंगे। तो सेकंड पॉइंट लगाएंगे अपने विद्युत क्षेत्र का मान। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप डिटेल से लिख दो ना कि अनंत आवेशी रेख के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब E का मान कितना आएगा ये निकालेंगे। अब देखो दिशा आ गई तो अपन गाउस का नियम लगा के या गाउस की एप्लीकेशन की सहायता से अपन क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। ये अनंत लंबाई का रेख की आवेशित तार है। अब देखो कौन सा नियम लगाना है, गाउसीय नियम। अब गाउस का नियम है के लिए अपन काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या मानेंगे, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ लेंगे। अब देखो यहाँ से r दूरी पर स्थित है बिंदु P, वहां पे अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो अब काल्पनिक पृष्ठ कैसा ले सकते हैं, अब लंबाई भी होनी चाहिए और r दूरी का भी होना चाहिए। तो बेसिकली अपन एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, r ले लेंगे, लंबाई कितनी ले लेंगे, एक बार l लंबाई का अपन ले लेंगे। तो एक गाउसियन पृष्ठ लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है r और लंबाई कितनी है l, और कैसा गाउसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, और ये काल्पनिक होगा अपना। तो ये बातें लिख लेंगे कि अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए एक r त्रिज्या तथा l लंबाई का बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। अब देखो इस गाउसियन पृष्ठ में अपन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गाउसियन के नियम से, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स कितना होता है, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम की परिभाषा है। तो यहां से देखो अपन को क्लोज इंटीग्रेशन किसका, सरफेस इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन के लिए अपन पहले तो देखते हैं पृष्ठ कितने हैं यहाँ पे। तो देखो एक तो पृष्ठ ऊपर वाला हो गया, एक पृष्ठ नीचे वाला है और एक बेलनाकार वक्र पृष्ठ है। दो तो वर्ताकार पृष्ठ हो गया, एक क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पे तीन पृष्ठ अपने ले सकते हैं। अब देखो अपन लिख देंगे कि इस गाउसियन पृष्ठ में तीन पृष्ठ माने जा सकते हैं। पहला हो जाएगा ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ S1, सेकंड हो जाएगा नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ S2 ले लेना। और तीसरा पृष्ठ इसमें तीन प्रकार से पृष्ठ डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको दे दूं मैं S3। तो ये अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने ले लिया, ऊपर वाला है S1, ये ले लिया S2 और ये ले लिया वक्र पृष्ठ बचा, इसको ले लिया S3। ठीक है,
अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन लगाएंगे तो पहले तो अपन देखो ई डॉट डी एस देखते हैं। अब डीएस क्या है, पृष्ठीय अल्पांश है, तो इन पृष्ठों पे पहले पृष्ठीय अल्पांश की कल्पना करेंगे। तो एक तो पृष्ठीय अल्पांश ये हो जाएगा यहाँ पे मान लो ds1। अब पृष्ठीय अल्पांश दूसरा एक यहाँ पे ले लो और एक यहाँ पे, तीनों पे तीन पृष्ठीय अल्पांश ले लिए। अब पृष्ठीय अल्पांश की दिशा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो सदिश गुणन, यहाँ पे अदिश गुणन है तो डायरेक्शन देखेंगे तो किसी भी पृष्ठ की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली ds वेक्टर, इसकी दिशा ds2 वेक्टर, इसको 1 दे देना ds2 वेक्टर, और इसकी दिशा तल के लंबवत है, ये होगी ds3 वेक्टर। अब यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र भी है डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी निकाली हमने क्या है, तार के लंबवत। तो हमेशा यहाँ पे भी देखोगे तो लंबवत आएगी, यहाँ पे भी आएगी तो लंबवत, यहाँ पे भी आएगी तो लंबवत। लंबवत का अर्थ हुआ इस दिशा में जाएगी, तो ये क्या होगी, यहाँ पे ई की दिशा होगी। यहाँ पे लंबवत है तो यही हो जाएगी ई, और यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गई आपकी ई के डायरेक्शन। ठीक है, अब ये गाउसियन पृष्ठ के अनुसार इसको अपन इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो अब इस पृष्ठीय समाकलन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो फाई इक्वल्स टू कितना जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन था, अब ये अलग अलग पृष्ठ ले ली तो क्लोज इंटीग्रेशन ले लेगा, अलग अलग पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा। तो फाई इक्वल्स हो गया समाकलन S1 पृष्ठ S1 के लिए ई ds। अब देखो डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या रहेगा, कोस थीटा, कोस थीटा। तो S1 के लिए E और ds के मध्य के समाकलन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, थीटा का मान कितना है, S1 के लिए ds और E के मध्य कोण कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना है 90, यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ पे कितना देगा, पहले वाले के लिए S1 दिया मैंने तो ये कितना गया 90 डिग्री, प्लस सेकंड का S2 के लिए ई ds2 कोस, अब कितना देगा S2 में फिर से 90 डिग्री, तो यहाँ पे कितना गया 90 डिग्री, प्लस S3 के लिए ई ds कोस, यहाँ पे अब की बार देखो समान एक ही दिशा में है, यानी थीटा का मान कितना है 0, तो कोस 0 इक्वल टू कितना है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहां तक सॉल्व कर दिया। अभी ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं। अब देखो पहले तो समेशन q का मान कितना होगा, समेशन q का अर्थ है इस रेखीय तार पर कुल आवेश का मान। अब रेखीय आवेश का घनत्व लैम्डा दे रखा है और कुल लंबाई में l ले लेता हूं, तो आवेश घनत्व इनटू लंबाई कितना हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व इनटू लंबाई कुल आवेश को बताएगा। तो समेशन q का मान कितना रहेगा लैम्डा l। अब कोस 90 का मान कितना होता है 0, और कोस 0 का मान कितना होता है 1, ये मान पुट कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 0, प्लस ये भी कितना हो गया 0, प्लस ये कितना हो गया ई ds3 का समाकलन है, यहाँ पे 3 है, इक्वल टू कितना हो गया समेशन है q की जगह कितना देगा लैम्डा l डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये तो हो गया 0, तो E बाहर आ गया, कांस्टेंट होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक फिक्स लंबाई पर है, ठीक है, फिक्स दूरी पर है, तो मान क्या देगा कांस्टेंट रहेगा इंटीग्रेशन ds3 इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि इंटीग्रेशन ds3 का समाकलन देखते हैं, ds3 कौन सा है, वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल बताएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ है तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई r l, l इसकी ऊंचाई है या लंबाई है, तो ये मान यहाँ पे रख दो। E इक्वल टू कितना हो गया, E इंटू हो गया 2 पाई r l इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, l से l कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक अपने सोल्व कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेते हैं अपने।
तो देखो E इक्वल टू, इसको मैं 2 से इसको K की फॉर्म में ले आऊं, क्योंकि E जैसे K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को पहले लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट r। अब चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है K, तो E इक्वल टू कितना हो गया 2K लैम्डा अपॉन r। ये क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। किसके लिए, अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। तो ये समीकरण याद रखना, E इक्वल टू कितना आ गया रेखीय आवेशित तार के लिए 2K लैम्डा अपॉन r। अब देखो यहाँ पर इसको सदिश रूप में देखते हैं। सदिश रूप में बेसिकली E की दिशा किस तरह रहती है, तार के लंबवत। तार की लंबवत दिशा यानी कि जो R की दिशा है वही क्या है, इसकी तार की लंबवत दिशा है। तो E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2K लैम्डा अपॉन r कैप, जहां पे r कैप क्या है, एकांक सदिश है जिसकी दिशा तार के लंबवत है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के लंबवत होगी। ये बात नीचे यहाँ पे लिख दोगे। अब इसकी निर्भरता देख रहे हैं कि E किस कौन कौन सी भौतिक राशि पर निर्भर करता है। तो E देखो यहाँ पे 2K कांस्टेंट है, तो इसको हटा दोगे समानुपाती का चिन्ह आएगा, और समानुपाती डायरेक्ट समानुपाती तो किसके हो जाएगा लैम्डा के, तो E समानुपाती लैम्डा। और देखो E समानुपाती 1/r होगा, तो E समानुपाती 1/r, या फिर बोल दो R के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दो भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है, लैम्डा के तो डायरेक्ट समानुपाती और R के व्युत्क्रमानुपाती आता है। अब इनका ग्राफ ही निरूपण करें अपने, इस साइड में लैम्डा ले रहा हूं, इस साइड E ले रहा हूं, तो देखो डायरेक्ट समानुपाती है तो इसका अर्थ प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा। प्रोपोर्शनल की देखिए ग्राफ आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये यहां पे देखेंगे तो आपका कैसा, इस साइड R लिया, इस साइड E लिया, तो देखो R का मान आप इंक्रीज करोगे तो E का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कैसा ग्राफ आएगा, हाइपरबोला ग्राफ मिल जाएगा। और अगर आपसे ये दे दे, इस साइड E दे दिया और इस साइड 1/r दे दिया, तो देखो 1/r के तो डायरेक्ट समानुपाती है, तो 1/r के समानुपाती होगा तो सीधा स्ट्रेट लाइन आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो यहां तक आपको शायद ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। एक एप्लीकेशन आपने कर ली इसी के साथ, अगली एप्लीकेशन अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।